बात कर रहे थे। तभी दिशा ने कर्मण्य नाम की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के कैप्टन की तस्वीर आशा को भेजी। कमरे में 1 मिनट के लिए चुप्पी छाई रही और फिर दिशा ने अपने फोन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें सही फोटो भेजी है, फिर तुम्हें ये जिराफ क्यों दिख रहा है? आशा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ये बंदा, ये कैप्टन, इसकी मुझसे कल बहस हो गई थी। वो वेदांश को पीट रहा था और काफी गंदे तरीके से पीट रहा था। फिर मैंने उसको, कहते हुए वो रुक गई। उसका मन नहीं किया दिशा को मानसी के बारे में कुछ भी बताने का। वो उस वेदांश की शक्ल ही है पिटने लायक, दिशा ने चिढ़कर कहा। लेकिन मार पिटाई मुझे भी पसंद नहीं है। वैसे हाँ, कुंवर यूनिवर्सिटी में अपने इसी स्वभाव के लिए फेमस है। अक्सर वो मारपीट में शामिल होता रहता है। ये भी सुना है कि ये बंदा काफी सारी लड़कियों को डेट कर चुका है। आशा की भौवें सिकुड़ गईं। और लड़कियां ये सब जानते हुए भी उसे डेट करती हैं? दिशा हल्के से मुस्कुरा दी। तुम्हें कुंवर के बारे में कुछ नहीं पता ना? आशा ने फिर ना में सिर हिला दिया तो दिशा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम्हें भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हारी रूममेट हूँ। मुझे सारी खबरें पता रहती हैं। वो तो बेसिकली कुंवर जो है वो शिमला के पास एक बहुत ऊंचे राजघराने का वारिस है। ये जो यूनिवर्सिटी बनी है ना, इसकी जमीन कुंवर के नाना जी ने दान में दी थी। मतलब लगभग 90% जमीन, समझ रही हो ना? और दूसरी बात कि कुंवर के पापा इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज में से एक हैं और उन्हें बहुत मानते हैं सब लोग। तो अगर ये सारी चीजें हैं भी तो वो कुछ भी करेगा? यार हद है ये फिर तो। इट्स नेपोटिज्म, आशा ने चिढ़कर कहा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो किसी को भी पीट डाले, दिशा ने आराम से कहा। अरे यार, तुम एक पक्ष सुनकर ही फैसला क्यों ले रही हो? कुंवर से तुमने क्लियर किया? मुझे तो नहीं लगता कि तुमने किया होगा। जाने जिगर, अफवाहों पर ध्यान नहीं देते। अक्सर अफवाहें कंफर्म नहीं होती हैं और अक्सर हेटर्स उन्हें फैलाते हैं। आशा एकदम से सोच में डूब गई। दिशा की बात भी बिल्कुल सही थी। उसने कुंवर का पक्ष तो सुना ही नहीं था, फिर भी उसने उसे गलत मान लिया था। उसके साथ गलत करने वाले लोगों ने भी तो यही किया था ना। फिर वो भी तो उनके जैसा ही व्यवहार कर रही है। तभी अचानक हूटर बज उठा तो दिशा सीढ़ियों से उतरने के बजाय सीधा बिस्तर से कूद गई। खाना! आशा सच में डर के मारे कांप उठी। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम पिछले जन्म में भुखमरी से मरी थी क्या? नहीं, लेकिन मैं पिछले जन्म में बंदर थी। दिशा ने अपनी मुस्कान बिखेर दी और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो आशा उसका हाथ पकड़ नीचे उतर आई। इतने में चाहत का मैसेज भी आ चुका था कि वो भी कैंटीन में पहुंच चुकी है। आशा को आज पता नहीं क्यों खुशी हुई कि पहली बार चाहत ने उसे खुद को लेने के लिए नहीं बुलाया। बच्ची बड़ी हो रही है, शायद घर से निकलकर वो सब बहुत कुछ सीखेंगे। खुद शायद आशा भी यूनिवर्सिटी में रहकर खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना सीख ले। कुछ देर बाद कैंटीन में वेदांश और चाहत एक टेबल पर बैठे हुए थे। दानिश और प्रणव भी उनके बगल में बैठे हुए थे। वहां एक ही कुर्सी खाली थी। आशा ने कहा, एक ही कुर्सी खा? उसके कहते ही दिशा ने दूसरे टेबल से उठाई कुर्सी और फिर आशा की तरफ देखते हुए कहा, तुम कुछ कह रही थी ना? आशा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर ना में हिला दिया और दोनों लड़कियां टेबल की तरफ बढ़ गईं। जब वो दोनों बैठ गईं तो चाहत ने एकदम से कहा, तुम क्यों इतनी देर से आई? मैं कब से वेट कर रही थी। आशा इससे पहले कि कुछ कहती, दिशा ने कहा, तो तुम कौन सा मंडप में बैठी हुई थी कि आशा के देर से आने पर मुहूर्त बीत जाता? खाना यहाँ बहुत देर तक मिलता है और खत्म भी नहीं होता। चाहत की आंखें सिकुड़ गईं। तुम कौन हो? एक एंजल जो अभी अभी धरती पर अवतरित हुई है, दिशा ने ठंडी आवाज में कहा। प्रणव और दानिश हल्के से मुस्कुरा दिए तो आशा ने चिढ़ उठी चाहत की तरफ देखा और कहा, ये मेरी रूममेट है चाहत, और दिशा ये मेरी कजिन है चाहत। हम लोग एक साथ ही यहाँ आए हैं। दिशा ने उसे नकली मुस्कान दी तो चाहत ने अपना मुंह बना लिया।
और उसने पलटकर आरशा से पूछा, तुम कौन से क्लब में जा रही हो? मैंने आर्ट और कल्चर के लिए अप्लाई किया है, तुम भी कल तक कर देना। 1 मिनट, वो क्यों तुम्हारे कहने पर करेगी? उसने कर मरने के लिए सोचा है, दिशा ने बीच में पड़ते हुए कहा। चाहत ने एकदम से आरशा की तरफ देखा। तुम क्यों कर मरने में जा रही हो जब मैं आर्ट और कल्चर में जाना चाहती हूँ? तो तुम जाओ ना, उसे क्यों दहेज में ले जाना चाहती हो? दिशा ने चिढ़कर कहा। वो कर मरने में ही जाना चाहती है तो वो वहीं जाएगी। चाहत को गुस्सा आ गया। उसने कहा, आयु आयु हमेशा मेरे साथ ही जाती है। मेरी मम्मी ने कहा है उससे कि वो मुझे कभी अकेला न छोड़े। ओह, सुहागरात वाले दिन भी? दिशा ने एकदम से कहा तो वेदांश के गले में खाना अटक गया और सब हक्के बक्के होकर दिशा की तरफ देखने लगे। वेदांश जोर जोर से खांसने लगा तो आरशा उसकी पीठ सहलाने लगी। चाहत का मुंह रोने वाला हो गया था तो दिशा ने कहा, वैसे तो तुम शक्ल से ही डरपोक लगती हो, तो ले जाओ आरशा को अपने साथ। मैं डरपोक नहीं हूँ। चाहत ने अपने हाथ मेज पर मार दिए तो वेदांश की खांसी और बढ़ गई। दिशा हल्के से आगे झुकी और उसने कहा, अच्छा फिर साबित करो और अकेली कमेटी में जाओ। चाहत एकदम से आरशा की तरफ पलटी। आयु, तुम कर मारने में जाओ और मैं आर्ट एंड कल्चर में जाऊंगी। तुम इस दिशा को दिखा दो कि हम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आरशा ने हल्के से हाँ में सिर हिला दिया और फिर उसने दिशा की तरफ देखा तो दिशा ने उसे आंख मार दी। आरशा मुस्कुरा दी। आरशा को उस दिन समझ में आया कि कुछ लोगों को एक जुड़ाव बनाने के लिए बहुत सारा लंबा समय नहीं चाहिए होता है, क्योंकि समय नहीं, किरदार सबसे ज्यादा महत्व रखता है। थोड़ी देर बाद कैंटीन में एक लाइन में आरशा लगी हुई थी। जब वो चावल वाले पतीले के पास पहुंची तो उसका मुंह उतर गया। चावल उसे काफी पसंद थे और उसे दिन में एक बार तो चावल चाहिए ही थे, लेकिन अब यहाँ तो सिर्फ 2 ही ग्रास बचे हुए थे। उसने एक गहरी सांस ली और वो जाने ही लगी थी कि तभी अचानक किसी ने चावल से भरी कटोरी वापस डाल दी। तो आरशा ने हैरानी से देखा कि उसके लिए अपना चावल किसी ने छोड़ दिया। रात का वक्त था। कैंटीन में जब आरशा को चावल नहीं मिले तो वो निराश हो गई। उसे दिन में एक बार तो चावल चाहिए ही होते थे, उसे काफी पसंद जो थे। तभी अचानक किसी ने चावल से भरी कटोरी वापस डाल दी तो आरशा ने हैरानी से देखा कि उसके लिए अपने चावल किसने छोड़ दिए। आरशा ने उस तरफ देखा तो कुंवर भी अभी खाना ले ही रहा था। वहीं कैंटीन वाला भी उसकी तरफ देख रहा था। उसने हैरानी से कहा, चपातियां कहाँ हैं यार? इतनी ठंड में चावल खिलवाकर मारना है क्या? इतना कहकर कुंवर दूसरी तरफ से चपातियां उठाने लगा। आरशा उसकी तरफ देखती रही तो कुंवर अचानक से चिढ़ गया। वो एकदम से पलटा और उसने कहा, क्या है? क्या देख रही हो तुम? क्या किया है अब मैंने? तुम मुझे घूरती क्यों रहती हो? मैं घूरती रहती हूँ? हम अभी कल ही मिले हैं, अगर तुम्हें याद ना हो तो। आरशा ने बड़े आराम से कहा। कुंवर ने दोबारा उसी सुर में कहा, हाँ, लेकिन कल से लेकर आज तक तुम मुझे इतनी बार घूर चुकी हो कि अब मुझे लगने लगा है कि हम कोर्ट में खड़े हैं। मैं क्रिमिनल हूँ, तुम जज हो और तुम मुझे फांसी की सजा देने वाली हो। कहते हुए वो हाँफने लगा तो आरशा ने आराम से दूसरी तरफ पानी के गिलासों में से एक उठाया और कुंवर की तरफ बढ़ा दिया। कुंवर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो आरशा ने कहा, तुम्हारे सामने ही उठाया है, जहर कहाँ से डालूंगी मैं? कुंवर ने अपनी आंखों को हल्का सा बंद किया और फिर एक लंबी सांस ली। उसके बाद उसने आरशा की तरफ देखा और कहा, तुम ना दूर रहो मुझसे। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए वहां से चला गया तो आरशा की भौवें सिकुड़ गईं। उसने हल्की सी आवाज में कहा, मैं भला तुम्हारे पास क्यों आऊंगी? मेरा बस चलेगा तो तुम्हें मंगल पर न भेज दूं मैं। इतना कहकर वो चावल लेने लगी और वहीं कुंवर जाकर अपने टेबल पर आदि के बगल में बैठ गया। उसने सामने आरशा की तरफ देखा जो चावल को अपनी प्लेट में डाल रही थी। अचानक से ही कुंवर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो अपनी बाजुओं को लपेटकर आरशा को देखने लगा। कबीर ने उसकी तरफ देखा, तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? खाने में कुछ प्रसाद डाल दिया क्या?
आबिद ने उसके सिर पर टपली मार दी। कुछ भी बोलते रहते हो, वो मुस्कुरा नहीं सकता क्या? आदि ने अपनी बाजू टिकाकर कुंवर की तरफ देखा। लेकिन कुंवर का मुस्कुराना यानी कि कुछ बहुत 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 अच्छी बात होना। क्या हुआ है? इतना कहकर उसने सामने देखा तो आशा अपनी थाली लेकर अपने दोस्तों के पास बैठ गई। आदि ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, खाना खाओ कुंवर, तुमने खुद तय किया था कि तुम उस रास्ते नहीं जाओगे। कुंवर ने अपनी नजरें उसकी तरफ घुमाई। क्या दूर से देखने की भी इजाजत नहीं है? आदि ने अपने खाने की तरफ देखते हुए कहा, जितना देखोगे उतना ही कमजोर पड़ोगे। कुंवर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो चुपचाप खाना खाने लगा। आदि की बात भी बिल्कुल सही थी। जिस चीज को वो जानता था कि करना सही नहीं है, उसे जबरदस्ती करना गलत है। वो बात अलग थी कि कुंवर खुद भी नहीं जानता था कि आने वाले 2 सालों में किस्मत उसे बार बार उसी रास्ते पर भेजेगी जहां से वो भाग रहा था। खाना खाने के बाद जब आशा एक बार फिर बगीचे में घूमने के लिए आई, उसने अपनी हुडी की कैप सिर पर लगा ली थी और वो जेबों में हाथ डाले एक अकेले से रास्ते में घूम रही थी। उसके कानों में उसके ईयरपीस लगे हुए थे और उनमें हल्का हल्का सा संगीत लगा हुआ था। आशा को सर्दी की रातें भी बहुत पसंद थी। ठंडी चेहरे पर आती हवा और शांत सी रातें। आशा बहुत शांति पाती थी ऐसी रातों में। अचानक से आशा सामने देखते हुए नीचे किसी पत्थर से टकरा गई तो उसने लड़खड़ाते हुए नीचे देखा। नीचे एक पत्थर निकला हुआ था। आशा ने अपना सिर हिला दिया। उसका एक ईयरपीस भी निकल गया था। आशा ने कहा, यार तुम सबसे अलग क्यों निकले हुए हो? रास्ते पर रहो ना अपनी लेन में। इतना कहते हुए वो पलटी थी कि तभी अचानक उसे एक गिटार की बिल्कुल हल्की सी आवाज आई। आशा को हल्की सी हैरानी हुई। इतनी रात गए कौन यहाँ गिटार बजा रहा है अकेले बगीचे में? सोचते हुए आशा उस तरफ बढ़ी तो गिटार की आवाज पूरी साफ होती रही। धुन सच में बहुत खूबसूरत थी। उसकी दुनिया में कुछ अजीब सी बेचैनी और कुछ अजीब सी उदासी थी। लेकिन तब तक आशा गिटार बजाने वाले को नहीं देख पाई। आशा वहां पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन एक कागज एक बेंच पर रखा हुआ था जिसमें एक खूबसूरत सा पत्ता बना हुआ था जिस पर लिखा था, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलने से तुम्हें पता हो कि मंजिल कोई नहीं है तो क्यों चलें फिर उस पर। आशा ने कुछ सोचा और फिर उसने दूसरी तरफ देखा जहाँ एक लकड़ी का एक खूबसूरत पेन पड़ा हुआ था। उस पर पलाश के फूल बने हुए थे। आशा को कुछ सूझा और फिर उसने लिखा, रास्तों पर कभी मंजिल का सोचकर नहीं चला करते। अगर रास्ता खूबसूरत है और सफर भी खूबसूरत है तो मंजिल का ना मिलना मायने नहीं रखता है। इतना कहकर उसने कागज और पेन वहीं पर रखा और फिर वापस उसी तरफ मुड़ गई जिस तरफ से वो आई थी। चलते हुए वो दोबारा वहां पहुंची जहां वो पत्थर से टकराई थी और अचानक से जब उसने नीचे की तरफ देखा तो वो चौंक उठी। किसी ने उस पत्थर को उसकी जगह से उखाड़कर उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। सुबह के वक्त जब आशा नहाकर आई और उसने सामने देखा तो दिशा अभी तक खर्राटे मारकर सोई हुई थी। आशा ने अपना सिर हिला दिया और फिर उसने तौलिया दूसरी तरफ रख दिया। 1 हफ्ते तक साथ रहते हुए इतना तो वो समझ गई थी कि दिशा को उठाना बहुत मुश्किल होता है। दिशा टेढ़ा मेढ़ा सोती थी। आज भी सिर की जगह उसके पैर थे और पैर की जगह सिर। आशा ने एक गहरी सांस ली और फिर सीढ़ियां चढ़कर उसने दिशा को हिलाते हुए कहा, दिशा 7 बज गए, हमें 8 बजे तक निकलना है। फिर जाना भी बाकी है, दिशा ने हल्के से नींद में ही कहा। आशा ने इस बार पूरे जोर से दिशा को हिलाया। दिशा, सपने में खाना बंद करो और उठो, वरना हम लेट हो जाएंगे और फिर खाना खाने नहीं जा पाएंगे। दिशा ने अपना हाथ झटक दिया और कुनमुनाते हुए कहा, पिज्जा लेकर आओ।
आशा को गुस्सा आ गया और उसने एकदम से चादर खींचकर दिशा के ऊपर कुशन दे मारा। दिशा एकदम से उठ बैठी और उसने एकदम से कहा, मेरा बर्गर नीचे गिर गया। बर्गर तो नहीं गिरा, लेकिन तुम जरूर किसी दिन मेरे हाथों से बिस्तर से नीचे गिर जाओगी। उठो जल्दी, आशा ने चिढ़कर कहा और फिर नीचे उतर गई। दिशा ने अधखुली आंखों से इधर उधर देखा तो आशा ने कहा, तुम हॉस्टल में हो, बीएम यूनिवर्सिटी के दिशा, और तुम्हें यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो चुका है। रोज जाकर एक ही लुक देना बंद करो कि जैसे तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि तुम कहाँ हो। दिशा ने उसकी तरफ देखा। तुम सुबह सुबह मत बोला करो यार, ऐसा लगता है जैसे भेड़िया कानों में गुर्रा रहे हो। मतलब आवाज जब तक तुम्हारी उठ नहीं जाती हो तब तक चुप रहा करो ना। आशा ने उसे आंखें तरेर कर देखा तो दिशा फिर बिस्तर से कूद गई। आशा को सच में उसके बिस्तर के साथ लगी सीढ़ियों को निकाल कर फेंकने का मन करता था। फिर दिशा ने अपना ब्रश और तौलिया उठाकर कहा, फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ और मैं आज नहाने वाली नहीं हूँ क्योंकि मैं कल नहा ली थी और ठंड में रोज नहाने वाला दिमाग से रहित होता है। तेरी तो, कहते हुए आशा आगे बढ़ी ही थी कि दिशा तेजी से भागकर बाथरूम में घुस गई। आशा ने अपना सिर हिला दिया और फिर हल्के से मुस्कुरा दी। तभी उसका फोन बजा। सुबह आशा अपनी क्लासेस के लिए दिशा को जगा रही थी, तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा तो अधि का मैसेज आया हुआ था। गुड मॉर्निंग मोटू, उठ जा, मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। आशा की मुस्कान गहरी हो गई। पिछले 1 हफ्ते से अधि बहुत व्यस्त चल रहा था तो फोन पर बात नहीं हो रही थी, तो इसीलिए वो उसे रोज सुबह और रोज रात को एक मैसेज भेज रहा था। आशा ने उसे जवाब भेजा, मैं उठ चुकी हूँ चिंपैंजी, बस अभी तैयार होकर नाश्ता करने जाएंगे। ओके, मेरी क्लास है, बाय। 1 ही मिनट बाद अधि का जवाब आ गया। आशा ने एक गहरी सांस ली और अलमारी से कपड़े निकालने लगी। यूनिवर्सिटी की जिंदगी में अब वो ढलने लगी थी और सारी चीजें वो पीछे छोड़ रही थी, जो भी कॉलेज में हुआ था और जो कुछ भी उसने देखा था। वो सारी चीजें वो भूल जाना चाहती थी। सोचते हुए आशा ने अपना सारा सामान निकाल लिया कि तभी अचानक उसके बैग के बाहर वाली जिप से एक अजीब सा पेन गिरा। आशा को थोड़ी हैरानी हुई। आशा दरअसल इंक पेन की थोड़ी सी शौकीन थी और हमेशा अपने बैग की बाहरी जिप में एक इंक पेन रखती थी, लेकिन ये पेन बिल्कुल नया था और काफी खूबसूरत भी था। आशा ने उसे पूरा घुमाकर देखा, लेकिन उसे याद ही नहीं आया कि उसने कब किसी और का पेन उठाकर अपनी जेब में डाल लिया था। इसी बीच अचानक से दरवाजा खुला और दिशा दोबारा से कमरे में अंदर आई। उसने आशा की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ, तूने अपनी अलमारी के अंदर किसी हॉट लड़के की तस्वीर लगाई है क्या, जिसे तू घूर रही है? हाँ? आशा पेन लेकर उसकी तरफ पलट गई। ये पेन तेरा है क्या? मेरा तो नहीं है, पर पता नहीं कैसे मेरे बैग में आ गया। मुझे याद भी नहीं कि मैंने किसी और का उठाया हो। अगर दिशा को इतना सुनना था कि अचानक से उसने वो पेन एकदम आशा से छीन लिया और उसके इर्द गिर्द कागज लपेट दिए। क्या कर रही है बे, कागज क्यों लपेट रही है? आशा ने हैरानी से कहा। दिशा ने पेन को दूसरी तरफ रख दिया। तुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ 4-5 महीने पहले एक लड़की को बैग में एक बिल्कुल छोटा सा पेन होल्डर मिला था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसने उसे अपनी मेज पर रख लिया। उसकी और उसके रूममेट की काफी सारी तस्वीरें लीक हुई थी। आशा की आंखें बड़ी हो गईं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था यार। फिर क्या हुआ उस केस का? कुछ खास नहीं, जिसने ये कांड किया था ना, उसी के दोस्त ने उसे फंसा दिया। फिर उसके बाद वो लड़का पकड़ा गया। लड़कियों की तस्वीरों के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन लड़कियों के पेरेंट्स ने अपनी बेटियों के नाम बाहर आने नहीं दिए हैं। बाकी लड़के को रेस्टिकेट कर दिया गया है। दिशा ने उसे पूरी बात बताई। आशा ने कागज में लिपटे पेन की तरफ देखा। इसका क्या करें हम? दिशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फिक्र नहीं रे, मैं हूं ना तेरे साथ। बाकी इस पेन को वार्डन के पास दे देंगे। लेकिन सुन, ऐसी कोई भी चीज दिखे ना जो तेरी या मेरी नहीं है, उसको सीधा वार्डन के पास देना, ओके?
दिशा ने उसे बच्चों की तरह समझाते हुए कहा। आशा ने हल्के से हाँ में सिर हिला दिया। दिशा मुस्कुरा दी और उसने कहा, अभी तैयार हो जा, कसम से बहुत भूख लगी है। आशा भी मुस्कुरा दी। वो अपना बाकी का सामान निकालने लगी, लेकिन उसकी नजर बार बार ठहर कर उस पेन की तरफ चली जाती। क्या सच में ऐसे भी लोग होते होंगे जो इस तरह से किसी के निजी जीवन में घुसकर बर्बाद करने की कोशिश करते हैं? किस तरह की बीमारी है ये? कुछ देर बाद डी हॉस्टल के कैंटीन में हलचल मची हुई थी और काफी सारे विद्यार्थी कैंटीन में खाना खाते हुए आपस में बातें कर रहे थे या फिर पढ़ाई कर रहे थे। अक्सर बाकी के हॉस्टल के विद्यार्थी भी यहीं आकर खाना खाते थे। वहीं हॉस्टल के वार्डन के कमरे से आरशा और दिशा निकली तो आरशा अभी भी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। दिशा ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके गले में बाजू डाल दी। उसने कहा, टेंशन मत ले जाने जिगर, अपन देख लेंगे ना। बाकी अगर उस पेन में सच में कुछ ऐसा वैसा हुआ तो पेन डालने वाले को हम जमीन के नीचे से भी ढूंढ के निकालेंगे और फिर वहीं जिंदा भी गाड़ देंगे। आरशा ने अपना सिर हिला दिया और चलते हुए कहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक ही हफ्ते में कौन पीछे पड़ गया। अगर ये पेन सच में गलती से नहीं बल्कि किसी ने गलत इंटेंशन से मेरे बैग में रखा है तो फिर मुझे रीजन जानना है कि क्यों। मैंने एक ही हफ्ते में किसी का क्या बिगाड़ दिया यार। यार जाने जिगर, कुछ लोगों को तुम्हारे साथ गलत करने के लिए रीजन की जरूरत थोड़ी होती है। उनको बस गलत करना है तो करना है, फिर चाहे किसी भी तरीके से करे, उनको इसी चीज में मजा आता है। इन नालायकों को तो पागल खाने में भी कोई ठीक नहीं कर सकता है। दिशा ने उसके गले में झूलते हुए कहा। आशा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे दिशा बिल्कुल सही लगी थी। बिगाड़ा तो कुछ आशा ने भी कभी उस संचित का नहीं था, लेकिन फिर भी संचित ने उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की थी। जिन्होंने संचित का साथ दिया था और उसके खिलाफ गलत अफवाहें फैलाई थी। सोचते हुए आशा को अचानक से अपनी गर्दन के पीछे के बाल एकदम से खड़े होते हुए महसूस हुए और एक कंपन सा भी महसूस हुआ। उसने तुरंत पलटकर देखा तो सामने काफी सारे लोग थे और सब अपने में मगन थे। आशा ने हल्के से अपनी गर्दन पर हाथ फिरा लिया तो दिशा ने पूछा, क्या हुआ, ठंड लग रही है? हाँ, आज बादल है ना तो शायद इसीलिए। इतना कहकर आशा दिशा के साथ अपनी गर्दन पर हाथ फिरा लिया तो दिशा ने पूछा, क्या हुआ, ठंड लग रही है? हाँ, आज बादल है ना तो शायद इसीलिए। इतना कहकर आशा दिशा के साथ आगे बढ़ गई, लेकिन उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उस पत्थर के चकनाचूर होने वाले कांड के साथ से ही आशा को महसूस हो रहा था कि कोई मानो जैसे उस पर नजर बनाए हुए था, वो भी बहुत करीब से। लेकिन ये बात वो दिशा को नहीं बताना चाहती थी। उसे लग रहा था कि संचित वाले केस के बाद वो कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गई थी, इसीलिए उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है। इसी बीच दोनों लड़कियां कैंटीन के दरवाजे तक पहुंच गई थी। वो कैंटीन काफी बड़ी थी और उसमें 3 दरवाजे थे। दोनों लड़कियों ने बीच वाले दरवाजे से अंदर जाना चाहा। उस वक्त दिशा ने आशा के गले में बाजू डाली हुई थी और वो उसके गालों को खींचने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच अचानक से दिशा का कंधा किसी लड़के से पूरे जोर से टकरा गया। दिशा ने एकदम से पलटकर कहा, ओ आई एम रियली सॉरी। इतना कहकर उन दोनों ने उस तरफ देखा तो कबीर खड़ा था और उसके हाथ में पकड़ा हुआ पराठे का मक्खन उसके टी शर्ट पर जा लगा था। और हे भगवान, वो यूनिफॉर्म की शर्ट थी। कबीर ने एक गहरी सांस ली और उसने दिशा की तरफ देखा। दिशा ने आओ देखा न ताओ और उस मक्खन को एकदम से हाथ से साफ करते हुए वो बोली, आई एम रियली सॉरी, अब मैं अभी साफ कर देती हूँ। दिशा नहीं, आशा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक के लिए मक्खन शर्ट पर पूरा फैल चुका था। दिशा बेचारी हक्की बक्की खड़ी हो गई और उसने कहा, ये तो और फैल गया। कबीर ने हल्के से हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। दिशा का मुंह लाल हो गया और वो कभी शर्ट को देख रही थी और कभी कबीर के हाथ को।
फिर अचानक से उसने बिना सोचे समझे कहा, आप शर्ट उतारिए।